These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और अब जो हमने केमिस्ट्री खत्म कर लिया है, हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे फिजिक्स की तरफ। ठीक है, और बेसिकली ये अब देखते हैं कि ये जो लेक्चर है वो बायो के बाद आ रहा है कि बायो के पहले आ रहा है। पर अभी जो है हम पढ़ने वाला है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये आपका फिजिक्स का सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जो है आप बड़ी ही आसानी से अगर ये लेक्चर देखते हो और थोड़ी सी रीडिंग लगाते हो तो आपका मतलब ऑलमोस्ट 99% सब कुछ कवर अप हो जाएगा। वो 1% हमेशा रहता है, क्योंकि हो सकता है कभी कोई ऐसा सवाल आ जाए जो कि शायद हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब जो है आपका कवर अप जो है वो हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जिसको नहीं पता है, ह्यूमन आई जो है वो हट चुका है, तो हमको सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड ही पढ़ना होता है। ठीक, बहुत सी आगे बढ़ते हैं। और जिसने भी यार अभी तक पढ़ले की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, मेक श्योर कि आप पढ़ले की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये जो सारे वीडियोस आप देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, ये सारे एप्लीकेशन के अंदर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है वो कर सकता है। जिसको लगता है कि उसको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल चाहिए, उसको सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर ही पढ़ना है, आपको एप्लीकेशन के अंदर भी ये जो आपका पूरा लेक्चर्स का जो सीन है वो देखने को मिल जाएगा। एक अलग से सेक्शन वहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, बहुत सी आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? अच्छा, उसके पहले जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है, ये लेक्चर खत्म होता है, आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगी एक फ्री क्विज। ठीक है, क्विज मतलब बेसिकली वो एक टेस्ट है जहां पर आपको 30 से 35 बिल्कुल रिफाइंड एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब उसके अंदर आपको असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद में स्टैंड अलोन एमसीक्यू सब देखने को मिलेंगे। तो आपकी एक तरीके से और बेहतर प्रिपरेशन होगी जब आप सिर्फ यूट्यूब और टेस्ट से जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, तो मैं तुमको अगर क्विकली बता दूं तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे कि सवाल बनते हैं। ठीक है, सब है बहुत ही आसान है, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, पर हाँ ये अलग अलग टॉपिक्स आपको इसके अंदर जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? सो बेसिकली डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज नथिंग बट क्या होता है कि जब लाइट, व्हेन लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स। ये रहा आपका प्रिज्म। ठीक है, ये रहा आपका प्रिज्म। ठीक, जब ये व्हाइट लाइट जो है इस प्रिज्म के थ्रू पास करती है, ये रही व्हाइट लाइट, ठीक है, जिसको मैंने अभी रेड से ड्रॉ किया है वो व्हाइट लाइट है। जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के थ्रू पास करती है तो ये 7 अलग कलर्स में स्प्लिट होती है। ठीक है, तुम देख सकते हो भाई, ये एक कलर, ठीक है, ये एक कलर, 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 तो ये 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होती है। और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? इस फिनोमिना को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब आपकी व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो रही होती है उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक, बहुत से। अब इसमें तुम देखोगे कि इतना तो हम समझ गए कि भैया एक प्रिज्म रखा हुआ है, अगर उसके थ्रू हम व्हाइट लाइट पास करवाते हैं तो वो 7 अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। पर वो 7 अलग कलर्स एग्जैक्टली है क्या? तो उनका नाम है यार विबग्योर, VIBGYOR। वी मतलब वॉयलेट, तो एक वॉयलेट कलर होता है। आई मतलब इंडिगो, तो एक इंडिगो कलर होता है आपका। बी मतलब ब्लू, तो आपका एक ब्लू कलर होता है। जी मतलब ग्रीन, तो आपका एक ग्रीन कलर होता है। वाई मतलब येलो, तो एक येलो कलर होता है। ठीक है, ओ मतलब ऑरेंज, तो एक ऑरेंज कलर होता है। और आर मतलब रेड, तो एक आपका रेड कलर होता है। तो ये 7 कलर्स जो होते हैं, दीज आर दी 7 कलर्स जिसके अंदर ये जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो रही होती है। ठीक है, बहुत से समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इनका अरेंजमेंट कैसा है भैया? कौन सा कलर किस पोजीशन पर है? मतलब कुछ होगा ना कि नीचे वॉयलेट है, फिर उसके ऊपर इंडिगो, फिर उसके ऊपर ब्लू, फिर उसके ऊपर येलो। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रहता है। सबसे नीचे रहता है आपका वॉयलेट। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। सबसे नीचे जो है रहता है आपका वॉयलेट, मैं बता दूं, एक मिनट, ओके। तो सबसे नीचे जो है आपका वॉयलेट रहता है। ठीक, तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, VIBGYOR। ठीक है, सबसे नीचे वॉयलेट कलर रहता है, फिर उसके ऊपर इंडिगो, फिर उसके ऊपर ब्लू, फिर उसके ऊपर ग्रीन, फिर उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ऑरेंज और उसके ऊपर रेड। ठीक है, तो ये जो विबग्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये बेसिकली नीचे से ऊपर रहता है। ठीक है, सबसे नीचे रहता है वॉयलेट कलर, ठीक है, उसके ऊपर रहता है इंडिगो, फिर उसके ऊपर रहता है ब्लू, फिर उसके ऊपर रहता है ग्रीन, फिर उसके ऊपर रहता है येलो, ऑरेंज और फिर रेड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप प्रिज्म में वो 7 कलर्स को लिख रहे हो, बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, सारे वर्ड यूज कर लिया हमने। ठीक, तो ऐसा मत बोलना कि भाई सबसे ऊपर वॉयलेट है फिर उसके नीचे इंडिगो, नहीं, सबसे नीचे वॉयलेट है और फिर उल्टा स्टार्ट करना, VIBGYOR।
सबसे ऊपर जो है वो रेड कलर रहता है। इसका ये मतलब है यार कि आपका जो वॉयलेट कलर है वो देखो सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है ना। एक्चुअल में अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कुछ ऐसी जाती है कि नहीं, लाइट कुछ ऐसी जाती, पर अब जब प्रिज्म है तो लाइट, ये जो 7 कलर्स है उसमें ये लाइट जो है वो स्प्लिट हो गई है, और उसमें से भी देखो जो वॉयलेट कलर है वो कितना ज़्यादा बेंड हुआ है ना, कितना ज़्यादा बेंड हुआ है। जब मैं बात करता हूँ रेड कलर की तो देखो रेड कलर कितना कम बेंड हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है भैया, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यार आपका जो वॉयलेट कलर है ना इट बेंड्स द मोस्ट। ये सवाल भी आ सकता है कि भैया बताओ विबग्योर के अंदर जब आपकी व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग कलर्स में स्प्लिट होती है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड होता है, तो हम बोलेंगे वॉयलेट होता है, ठीक। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट तो ये है। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है, बेसिकली किस कारण ऐसा हो रहा होता है, तो देखो होता ये है, अब कारण भी नहीं, ये एक पॉइंट है। इसका पॉइंट ये है कि वॉयलेट कलर जो आपका होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ के बारे में यार तुम ज़्यादा 11th-12th में पढ़ते हो तो उस पर तुमको अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि वॉयलेट कलर जो आपका होता है उसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, ठीक, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है। तो दो चीज़ें याद रखनी है हमको कि भाई जो वॉयलेट कलर है आपका वो सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है, हम खुद देख भी सकते हैं कि देखो कितना ज़्यादा जो है वो बेंड हुआ है, ठीक है। और रेड कलर वॉयलेट के अंदर ही दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं रेड कलर की, क्यों, हम बेसिकली दोनों एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं, VIBGYOR, तो हम वायलेट और रेड की बात कर रहे हैं, एक जो कि सबसे नीचे है सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है और एक जो कि सबसे ऊपर है सबसे कम बेंड हो रहा है, ठीक है। तो रेड के केस में क्या होता है कि इट बेंड्स द लीस्ट, ठीक है, इट बेंड्स द लीस्ट। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो मैक्सिमम होती है। तो हमें ये दोनों के केस में हमेशा ध्यान रखना है कि वायलेट कलर में मिनिमम वेवलेंथ होती है और बेंड सबसे ज्यादा होता है, रेड के केस में मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और बेंड सबसे कम होता है, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इतना तो हमने समझ लिया कि भैया जब व्हाइट लाइट जब पास होती है प्रिज्म के थ्रू तो क्या हो रहा होता है, तो ये हो रहा होता है कि भैया वो 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। अब बेसिकली यहाँ पर स्क्रीन होती है, तुमको अभी तक पता चल ही गया होगा, ठीक है, 7 अलग अलग कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, ग्रेट। अब आता है न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। ये क्या चीज है भाई, ये चीज ये इफेक्ट जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि मान लो आपने यहाँ पर एक प्रिज्म रख दिया, ठीक है, यहाँ पर एक आपने प्रिज्म रख दिया, तो एक व्हाइट लाइट आएगी, बहुत बढ़िया व्हाइट लाइट आएगी, वही डिस्पर्जन वाला फिनोमिना होगा, 7 अलग अलग कलर्स में लाइट स्प्लिट हो जाएगी, विबग्योर में लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। अब बाहर कौन से कलर ट्रैवल करेंगे, ये 7 कलर जो है वो बाहर ट्रैवल करेंगे, ठीक। वही आपने उसके सामने जो है एक प्रिज्म उल्टा करके रख दिया, एक प्रिज्म जो है वो उल्टा करके रख दिया, तो पता है क्या होगा, जब ये 7 कलर्स इसके अंदर एंटर करेंगे ना, ये 7 रिकंबाइन हो जाएंगे, यानी कि ये वापस से ना व्हाइट लाइट बना देंगे। देखो जरा ध्यान से, यहां से व्हाइट लाइट आई, 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हुई, ये अब ये जो 7 अलग अलग कलर्स है ऐसे बाहर निकले हैं कि नहीं, ये ऐसे बाहर निकले। अब हमने क्या किया कि सामने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया, ठीक है, इन्वर्टेड उल्टा प्रिज्म रख दिया, ठीक। अब जब हमने उल्टा प्रिज्म रखा है तो देखो क्या हो रहा है, ये हमारा उल्टा प्रिज्म है, ठीक। ये 7 कलर्स जो है वो इस प्रिज्म के अंदर एंटर किए है कि नहीं, ये 7 कलर्स जो है वो इस प्रिज्म के अंदर एंटर किए, ठीक है। एंटर करने के बाद में क्या हुआ कि ये 7 कलर्स जो है वापस से इनको अपनी एकता की ताकत याद आ जाती है, इनको याद आता है कि नहीं हम लोग जब व्हाइट लाइट थे तो ही सबसे पावरफुल थे क्योंकि उस समय हम एक थे, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। फिर देखो क्या हो रहा है कि ये 7 कलर्स जो है वापस से रिकम्बाइन होकर जो है व्हाइट लाइट बना देते हैं। तो एंटर की थी यहां से व्हाइट लाइट, इस प्रिज्म के कारण वो 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई। अब वो 7 अलग अलग कलर्स जो है वो इस उल्टे प्रिज्म में गए, जैसे ये उल्टे प्रिज्म में गए इनको पता चला कि नहीं यार हम रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 7 अलग कलर्स जो है वो रिकम्बाइन हो गए और बाहर निकले एज व्हाइट लाइट, ठीक है। तो यहां से जो लाइट बाहर निकल रही है वो व्हाइट लाइट है, ये 7 कलर्स नहीं है क्योंकि ये 7 कलर्स आपस से रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट बनाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, फिर से अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेवलेंथ की। तो हमने जो बात करी थी ना कि ये इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इसकी कम होती है, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ होता है, बड़ी वेवलेंथ है रेड की और शॉर्ट वेवलेंथ है वॉयलेट की, ठीक है। ये तुम बाद में पढ़ोगे पर इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है, ग्रेट। अब यार हम पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें जानना इंपॉर्टेंट है। सबने लाइट पढ़ रखा है, लाइट के अंदर एक फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन नाम का एक फिनोमेना होता है। ये फिनोमेना क्या कहता है कि भैया जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है,
जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड होती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो बेंड होती है। जैसे कि मान लो ये आपकी बाउंड्री है, ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है और ये बीच में आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 थी, अब मीडियम 2 में पहुंच गई, देखो तो थोड़ी सी बेंड हो गई, ठीक है, थोड़ी सी क्या हुई, बेंड हो गई, ठीक। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मान लो कि आपका ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, लाइट यहाँ से आई और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक, ये होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम समझते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। आओ चलो समझते हैं। हाँ जी, तो ये होता है आपका पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देख के तो तुमको समझ में आएगा नहीं कि भैया ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, अरे वाह हम तो समझ गए, ठीक है। मैं तुमको समझाता हूं इसमें एक्चुअली होता क्या है। देखो सीन कुछ ऐसा है कि मान लो कि ये जो है आपका बाउंड्री है, ये जो है आपका नॉर्मल है, ठीक, बहुत बढ़िया। हमें ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि जब आपकी लाइट रे, ठीक है, जब आपकी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, बहुत बढ़िया। जब आपकी लाइट रे जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, ठीक। पर जब डेंसर से रेयरर में जाती है, डेंसर से जब रेयरर में जाती है तो क्या होता है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, है कि नहीं, बहुत से, ठीक। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ये है आपका मीडियम 1 और ये है आपका मीडियम 2, ठीक है, बहुत से, है ना। अब जो आपका मीडियम 2 है, अब जो आपका मीडियम 2 है वो क्या है, वो एक रेयरर मीडियम है, ठीक है, और जो आपका मीडियम 1 है वो एक डेंसर मीडियम है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे कि मान लो क्या हो रहा है कि यहां से एक लाइट रे जो है वो जा रही है ना, लाइट रे जो है जा रही है, तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि मीडियम 1 जो है वो डेंस मीडियम है कि नहीं, और मीडियम 2 जो है वो रेयरर मीडियम है, ठीक। तो इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब लाइट जाएगी तो क्या होगा, लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे जो है वो कैसे जाएगी, वो जाएगी आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो है सीरीज चालू हो चुकी है तो उसको हम बंद कर देते हैं, ठीक, वापस आ जाते हैं। तो यार भैया ऐसा है कि ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लेट अस से कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, अज्यूम करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो एग्जैक्ट फिगर से, पर अज्यूम करते हैं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो था 35 डिग्री। तो इसके लिए कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास में आया 60 डिग्री, अज्यूम करते हैं, क्योंकि हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये ज्यादा है, तो अज्यूम करते हैं कि 35 डिग्री के लिए हमारे पास में आया 60 डिग्री, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था ना वो बढ़ा दिया, ठीक है। यहां पर क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री, अब हमने क्या किया, इसको 40 डिग्री कर दिया, ठीक है, इसको क्या किया हमने 40 डिग्री कर दिया, ठीक, ये मीडियम 2 और ये मीडियम 1। तो भाई सीधी सी बात है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका बढ़ जाएगा, तो अज्यूम करते हैं कि हो गया आपका 70 डिग्री हो गया, ठीक, बहुत सही, है ना। अब हमने क्या किया, वापस से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ा दिया, हमने क्या कर दिया अभी 50 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो भाई अगेन आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ेगा, है ना, क्योंकि 35 पे 60 आ रहा था, तो सीधी सी बात है अगर 40 डिग्री कर देंगे तो उस पर कुछ ना कुछ ज्यादा ही आएगा। अब 50 पे अज्यूम करते हैं कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है 85 डिग्री, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, 85 डिग्री, ठीक। सबको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है वो बनता है इस नॉर्मल के साथ में, ठीक है। तो जो लाइट रे इस नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सिमिलरली जो रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इतना तो हमको अच्छी तरीके से अभी तक पता है, हमारे दिमाग में घुस चुका है, ठीक, बहुत सही। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी बढ़ रहा है कि नहीं, बहुत सही। अब ऐसा कोई ना कोई एंगल तो जरूर होगा, क्योंकि हम जब बढ़ा रहे हैं एंगल तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई ना कोई एंगल तो जरूर होगा जिसके लिए ये सब हटा दो अभी, ठीक है। अभी मेन पॉइंट आने वाला है हमारा, ठीक। ये रही आपकी नॉर्मल, ये रही आपकी बाउंड्री, ये रहा आपका मीडियम 1,
ये रहा आपका मीडियम 2, ठीक। अच्छा, ऐसा कोई ना कोई एंगल तो जरूर होगा जिसके लिए आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री बनाएगी। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। हमने देखा एक केस में 70 आया, फिर 85 आया, फिर एक केस ऐसा भी आएगा जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है, बहुत सही। तो 90 डिग्री मतलब क्या? रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगी, उसको हम कहते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, ठीक है। अब कोइंसिडेंटली क्या होता है कि ये जो रे है वो ऐसे सरफेस के ऊपर से चली जाती है, मतलब उस सरफेस के ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो हमने इतना समझ लिया कि ऐसा कोई ना कोई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जरूर होगा जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री आएगा, ठीक, बहुत सही। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, ठीक। तो भैया ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री आए, 90 डिग्री आए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, काफी उम्दा, है ना। वापस समझ लेते हैं कि भैया जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा। किस केस में? जब आपकी रे जो है वो डेंसर से रेयर एंड मीडियम में जो है वो जा रही है, ठीक, बहुत सही, है ना, बहुत ही बढ़िया। तो हमने देखा कि यार जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जरूर आएगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, बहुत बढ़िया। इधर लिख देता हूं एंगल सी। अच्छा, मैंने तुमको एग्जांपल देके बताया था कि भाई जब हमारा 35 डिग्री था तो 60 डिग्री आ रहा था, 40 डिग्री क्या तो समवेयर अराउंड 70 डिग्री आ रहा था, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। फिर एक एंगल आया क्रिटिकल एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आया। अब अगर मैं कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा ले लूं तो क्या मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी बड़ा आ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। कैसे? दिखाओ, चलो दिखाता हूं। ये बात हो गई हमारी, ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल और ये 90 डिग्री। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने क्रिटिकल एंगल से भी एक बड़ा एंगल ले लिया, तो मैं इसको बोलूंगा एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्योंकि भैया क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, ठीक। तो जब क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री आ रहा था तो इस एंगल पे जो कि क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है उस पे तुम्हें लगता नहीं है कि 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल आएगा? है कि नहीं? सोचो सोचो। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तुम्हारी रे जो है भाई 90 डिग्री में ही तुम्हारी रे जो है वो बाउंड्री पे आ गई थी, ठीक है। तो अब इस केस में जब ये एंगल 90 डिग्री से भी बड़ा बनेगा तो ये तो अंदर ही आ जाएगा। तो तुम देखो अब क्या हो रहा है कि जो रे है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई ही नहीं, वो तो मीडियम 1 के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक पहुंचने के लिए तुमको इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। दिस इज वॉट इट इज, दिस इज वॉट इज कॉल्ड TIR और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुत सही, है ना, बहुत बढ़िया। ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? बहुत सही। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, क्या होता है कि जब आप डेंसर से रेयर एंड मीडियम में जाते हो, अच्छा डेंसर से जब आप रेयर एंड मीडियम में जाते हो उस केस में क्या होता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब जो आपका रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है। तो जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो इवेंचुअली आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो हमने देखा कि हमने एक एंगल लिया, उसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया, फिर उससे बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया तो उससे बड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर एक ऐसा एंगल हमने देखा, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा जिसके लिए हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री था। फिर हमने क्या किया कि हमने इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल लिया। तो भैया उस केस में क्या होगा कि क्रिटिकल एंगल पे तो हमारा 90 डिग्री आ रहा था, है ना, 90 डिग्री आ रहा था। फिर हमने क्या किया कि क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल लिया तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो और बड़ा आ गया। उस केस में क्या हुआ कि रे जो है वो बाहर नहीं जा रही है, दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है, वो अपने ही मीडियम में जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखो तुम खुद देख भी सकते हो, एक θ1 लिया जिसके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास θ2 आया, मतलब कोई एक एंगल लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए हमारे पास में कोई ना कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया। फिर यहाँ पर देखो ये θc है, θc का क्या मतलब है, दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो उस क्रिटिकल एंगल के लिए देखो क्या हुआ कि 90 डिग्री आया आपका, है ना।
फिर हमने क्या किया, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल लिया, ये वाला, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। उस केस में क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ गया था, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल पे क्या होगा कि ये ऐसे चले जाएगा, यानी कि इतना बड़ा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री से भी बड़ा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुत सही। अब इसमें यार दो कंडीशन जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहली तो ये है कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, तभी आप जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप रेयरर से डेंसर में जाओगे तो चीजें उल्टी हो जाएंगी, ठीक। तो पहली चीज तो ये है कि ये एक कंडीशन है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताओ अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाना चाहिए लाइट रे, ठीक है। और दूसरा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आता है। तो अगर आपको 90 डिग्री से बड़ा एंगल चाहिए, यानी कि अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ा लेना पड़ेगा, ठीक, बहुत सी। तो यहां पर हमारा TIR जो है वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं रेनबो फॉर्मेशन की। रेनबो बनता कैसे है? देखो, रेनबो बनने में ये आपके 3 फिनोमिना जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। देखो, होता क्या है कि जब आपकी व्हाइट सनलाइट है ना, जब आपकी ये जो व्हाइट सनलाइट है, हम बोलते हैं कि भाई जिस दिन बारिश होती है अगर उस दिन धूप भी निकल जाए तो हमें रेनबो देखने को मिलता है। वो होता है इसलिए, जैसे कि क्या होता है कि ये आपका रेन ड्रॉप है, अब यहाँ से जो है व्हाइट लाइट आती है, क्या है ये? व्हाइट सनलाइट है, ठीक है, क्या है ये? व्हाइट जो है वो सनलाइट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही ये रेन ड्रॉप में एंटर करेगी, तुम सोचो कि ये था एयर और ये है पानी, ठीक, ये था एयर और ये है पानी, ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइट जो है वो एयर से पानी में जाने वाली है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाली है। तो यहां पर क्या होगा? पहली बात तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। और दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये देखो, ये सातों कलर्स में स्प्लिट भी हो रही है ना, ये लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट भी हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां पर डिस्पर्जन भी हो रहा है ना, इसका मतलब है कि यहां पर डिस्पर्जन जो है वो भी हो रहा है कि नहीं? बहुत सही, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अजब, बहुत गजब। अच्छा, तो इतना हमने समझ लिया कि यहाँ पर भैया ये आपके 2 फिनोमेना जो है वो दिख रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद होता क्या है कि जब ये सातों कलर्स यहाँ जाते हैं, ऐसे जा रही है, देखो 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपके सातों कलर्स जो है वो गए। अब एक चीज नोटिस करो कि ये जो इधर वाला सरफेस है, ये यहां से टकराने के बाद ना सारे कलर्स ऐसे अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखो, अगर मैंने ज्यादा गड़बड़ कर दी इसमें तो तुम खुद देख सकते हो। देखो, यहां से देखो, जाने के लिए तो इनको यहां से बाहर निकल जाना चाहिए था, ऐसे 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 बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है कि ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तुम देख रहे हो भाई, जाने के लिए तो ये यहां से वापस बाहर निकल सकते थे, ऐसे, है कि नहीं? ऐसे वापस बाहर निकल सकते थे, पर नहीं, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देख पा रहे हो तुम? ये देखो, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो यहां पर कौन सा फिनोमेना हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए बात को? यहां पर क्या हो रहा है? आपका TIR हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर जो है आपके कलर जो है, जो आपकी लाइट है, ये सारे जो अलग अलग कलर्स हैं, ये सारे वहां से बाहर नहीं निकल रहे, रिफ्रैक्ट नहीं हो रहे, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं TIR, ठीक, बहुत सही, ठीक है। फिर यहां से अगेन ये TIR होके कलर जो है बाहर आए, और यहां पर देखो, इस जगह पर अगेन हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अब जो है आपके कलर्स वो इस रेन ड्रॉप से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, वो जो है आपके रेन ड्रॉप से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो भाई वाटर है ये, और ये है एयर, है ना, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्पर्जन नहीं हो रहा, सीधी सी बात है, क्योंकि वही सातों कलर्स आपके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। तो ये इन अ नटशेल है आपका रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, और ये इतना ही आसान है, जितना हमने देखा ना उतना ही आसान है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हुआ आपका रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, यहाँ पर हुआ आपका TIR, क्योंकि वो कलर्स जो है वो बाहर नहीं गए, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर गए, और यहाँ पर अगेन हो गया आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी सही। तो अब यार रेनबो फॉर्मेशन के बाद में हम पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या चीज होती है, और हमारा जो हमें स्काई ब्लू दिखता है वो क्यों दिखता है, ठीक है, चलो देखते हैं। The scattering of light is the phenomena by which a beam of light is redirected in different directions on interacting with the particles present in the medium। देखो, ये किताबी भाषा में अगर तुम घुसना जाओगे तो तुम कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे।
ये तो तुम लिख के ले लो। तुमको लगता है ना कि तुम किताब से पढ़ रहे हो, समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो लैंग्वेज ही कुछ इस तरीके से प्रोफेशनल वे में लिखी होती है कि बच्चा कभी समझ ही नहीं पाए। इन शॉर्ट मैं तुमको अभी बताता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो होता क्या है कि जब आपकी व्हाइट लाइट हो रही है तो उसके अंदर ये सारे कलर्स होते हैं आपके, है कि नहीं? बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। अब देखो क्या होता है कि जब मैं बात करता हूँ आपके रेड कलर की, ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ जो होती है ना, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है मैक्सिमम। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि जब ये आ रहा होता है ऐसे, भाई बहुत दूर से लाइट आ रही होती है, ठीक है, तो ये जो उसके अंदर रेड कलर है, अब हमारा रेड लाइट जो है हमारी, ठीक है, ये जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल से टकराता है तो ये टच से मस नहीं होता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे कि अगर मैं सिर्फ यहां से ये रेड लाइट इधर ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से, है ना भाई, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनसे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एक पार्टिकल्स प्रेजेंट भी है तो ये अपने हिसाब से सीधा निकल जाता है। उन पार्टिकल से टकराने पे ये अपना पाथ वात या फिर कुछ ऐसे स्कैटर वैटर नहीं होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है काफी ज्यादा है। अब स्कैटरिंग समझने से पहले हम समझते हैं कि जब हम होली खेलते हैं, ठीक है, आपके हाथ में अगर कलर है, ठीक, आपने अगर वो कलर लिया और अगर आपने वो कलर किसी पे फेंक के मारा, ठीक, जैसे ही वो कलर उस पर जाता है वो कलर फैल जाता है। फैलता है नहीं फैलता? जैसे ही आपने वो कलर लिया और उस पर फेंका, जैसे ही उसको वो कलर लगता है, कलर लगते से ही वो फैल जाता है। वैसे ही क्या होता है कि जब लाइट है ना, लाइट आ रही होती है, ठीक, तो जैसे ही वो पार्टिकल से टकराती है, ठीक, पार्टिकल से टकराती है तो वो फैल जाती है। अब एग्जैक्टली कौन सा कलर फैलता है? तो देखो हम बोलते हैं ना कि स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। अब इस पर भी सवाल उठता है कि भाई स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ठीक। तो देखो हमने तो ये समझ लिया कि ये जो लाइट है आपकी रेड कलर की, जो आपकी लाइट है, रेड जो आपका कलर है, इसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, जिस चक्कर में होता ही है कि ये स्कैटर तो होता नहीं है। अब अगर ये पार्टिकल से टकराने पे फैल नहीं रहा है तो ये तो सीधे सीधे निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सही, ग्रेट। चलो इतना तो हम समझ गए। अब हम वापस हमारे मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। ये जो आपका विबग्योर होता है ना यार, मैं तुमको एक और चीज बता दूं, विबग्योर जो होता है तुम्हारा, इसमें ऐसा इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड की, फिर ऑरेंज की उससे कम, येलो की उससे कम, फिर ग्रीन की उससे कम, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। बहुत सही। तो ये जो तुम देख रहे हो, ठीक है, ये रहा आपका वायलेट कलर, ये रहा आपका ब्लू कलर, ये रहा आपका इंडिगो कलर, इंडिगो और ब्लू कलर, ठीक है। बहुत बढ़िया। तुम देखोगे कि ये जो है ना ऐसे स्कैटर हो रहे हैं, ऐसे फैल रहे हैं, इधर 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 इधर, ऐसे इधर इधर इधर। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है कम, ठीक। अब इनकी जो वेवलेंथ कम होती है तो होता क्या है कि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराने पर भी इधर ऐसे फैल जाती है, ऐसे 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 फैल जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और इसीलिए क्या होता है कि हमें स्काई जो है ब्लू दिखता है, क्योंकि देखो अगर तुम दूर से देखते हो तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनमें तुम ज्यादा फर्क नहीं बता सकते हो, ठीक है। अगर बहुत दूर से देखोगे तो तुमको सभी ब्लू दिखेंगे, ठीक। इसलिए हम बोलते हैं कि स्काई जो है हमको ब्लू दिख रहा होता है, ठीक है। क्योंकि जो आपके ये जो कलर्स है ना जिनकी वेवलेंथ कम है, ठीक, जब ये आ रहे होते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना उनसे टकराने पे ये फैल जाते हैं। और तुम सोचो कि अगर तुम किसी एक जगह पर सिर्फ ब्लू कलर से होली खेल रहे हो और अगर तुम छत से वो एरिया देखोगे तो पूरा एरिया तुमको ब्लू दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। वैसे ही होता क्या है कि जब ये लाइट जो आपकी आ रही होती है तो जब ये पार्टिकल से टकराती है तो सिर्फ आपकी यही कलर जो है वो पूरे आसमान में फैले हुए होते हैं, क्योंकि यही कलर से इनकी वेवलेंथ कम है और इनकी वेवलेंथ कम है तो ये टकराने पे स्कैटर हो जाते हैं, ठीक। बाकी तो सीधे सीधे निकल जाते हैं। देखो ये सब आपके सीधे सीधे निकल रहे हैं, देखो ये तो फैल नहीं रहे, ये तो फैल नहीं रहे, पर ये फैल रहे हैं, ठीक। अब सोचो कि पूरे स्काई में हर जगह ये फैल रहे हैं तो ये पूरा स्काई ब्लू दिखेगा ना? दिखेगा नहीं दिखेगा? ठीक। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिल्ली में जो है वो ब्लू दिख रहा है क्योंकि दिल्ली में ही सिर्फ लाइट आ रही है, लाइट तो हर जगह आ रही है, ठीक है। तो ये कलर्स भी हर जगह आ रहे हैं। अब ये कलर्स हर जगह आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर ब्लू, इंडिगो, वायलेट भी हर जगह है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट ये है, स्काई हमें ब्लू इसलिए दिख रहा होता है, इसका कारण अगर हमें लिखना हो तो हम ये लिखेंगे कि होता क्या है कि कलर्स लाइक रेड, ये जो कलर्स होता है ना इनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, तो स्काई हमें इसलिए रेड नहीं दिखता है। रेड क्यों नहीं दिखता है? इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि यार ब्लू कलर जो है, या फिर अगर मैं बात करता हूं इन कलर्स की जिनकी वेवलेंथ कम है, ठीक, ये जैसे ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल से टकराते हैं ये स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक। और अब जब पूरे आसमान में ये चीज होगी तो भाई हर जगह हमको ब्लू दिखेगा
क्योंकि पूरे आसमान में ये ब्लू कलर फैल रहा होगा। ठीक, तो ये कारण है कि स्काई जो है हमारा ब्लू कलर का दिख रहा होता है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना की, जो कि है अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। उसके पहले हमको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक, एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, 1 2 3 ऐसी ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और ये जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, इनके कारण होता है रिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर होती है ना, इनके कारण क्या हो रहा होता है कि रिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे कि मान लो कि कोई लाइट रे आ रही है, ऐसी लाइट रे आई तो ये रिफ्रैक्ट करेगी, फिर वापस रिफ्रैक्ट करेगी, फिर वापस रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये लेयर जो है ना, इनके कारण भी रिफ्रैक्शन होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, इन लेयर्स के कारण भी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक, बहुत सही। अब देखो हम बात करते हैं, तुम्हें पता है कि नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि है ना, हमें एक्चुअली जो सनराइज है वो 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। मतलब एक्चुअल सन उगने से पहले, सन के राइज होने से पहले ही हमें वो दिखने लग जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जैसे कि आपका सन यहाँ पर है, ठीक, ये एक्चुअल पोजीशन है सन की। ठीक, अब यहाँ से आ रही है लाइट, ठीक है, लाइट आ रही है। जैसे ही यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, यहाँ तक पूरी लाइट स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, लेयर्स है। और मैंने क्या बताया कि ये जो लेयर्स हैं वो क्या कॉज करते हैं, रिफ्रैक्शन कॉज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो जरा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, ये देखो यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, फिर जैसे इस लेयर में गई वापस रिफ्रैक्ट हुआ, फिर जैसे इस लेयर में गई वापस रिफ्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो तुम देखो कि मान लो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अज्यूम करो, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारे लिए तो ये जो आखिरी में आई हुई रे है, ये ओरिजिनल रे है। ठीक, तो हम तो इसी रे के डायरेक्शन में वो पीछे देखेंगे। तो जब इसी पर्टिकुलर रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमको सन यहां पर दिखेगा। तो एक्चुअल में सन है यहां पर जैसे ही लाइट रे गई, रिफ्रैक्ट हुई, वापस रिफ्रैक्ट हुई, वापस रिफ्रैक्ट हुई, और फाइनली क्या हुआ, हम यहां पर थे, ठीक है, तो हमारे आंखों में यहां से ये रे जो है वो पहुंच गई। ठीक, अब हमको तो पता नहीं भाई कि यहां पर रिफ्रैक्ट हुई है, यहां पर रिफ्रैक्ट हुई है। हमारे लिए जो हमारे आंखों में रे आई है, जो हमारे आंखों में आया है, वही हमारे लिए सच्चा है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर चीज को जब पीछे एक्सटेंड करेंगे ना, तो देखो हमको सन यहां पर दिखेगा। ठीक है, तो ये कारण है कि भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि जो लाइट रे होती है वो बार बार बेंड होती है। ठीक, और फाइनली जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे उसको, तो हमको एक्चुअल में सन जो है वो अलग पोजीशन पर दिखता है। तो इसको हम कहते हैं एपेरेंट पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? एपेरेंट पोजीशन कहते हैं। एपेरेंट क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है उसकी, एक्चुअल पोजीशन तो कोई और है, ये उसकी एपेरेंट पोजीशन है। ठीक है, और ये होता है आपका होराइजन। ठीक, बहुत बढ़िया। लेट सनसेट का भी यही काम है कि एक्चुअल में क्या होता है कि सन जो है वो सेट हो चुका होता है, डूब चुका होता है, पर उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि तुम सोचो, इमेजिन करो ये सेम सिनेरियो कि ये डूबा हुआ सन है ना, ये डूबा हुआ सन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर ये डूबा हुआ सन है तो वही लाइट यहाँ से आ रही है, बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, हमारे तक पहुंच रही है, इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, हमको सन यहाँ पर दिख रहा है। तो उस केस में भी हमको सन दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये डूबा हुआ सन है, पर एक्चुअल में हमको सन यहाँ पर दिखेगा, तो हमको 2 मिनट बाद भी सन दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आता है आपका, व्हाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, लेकिन पूरे दिन में हमको, मतलब पूरे दिन में ऐसा हमको नहीं दिख रहा होता। तो देखो होता क्या है कि जब मैं बात करता हूं ना सनराइज या सनसेट की, तो सनराइज या फिर सनसेट के केस में आपका सन यहां पर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सन, जब आप दोपहर की मैं बात करता हूं तो सन बिल्कुल हमारे सर पर होता है। ठीक है, जब मैं बात करता हूं कि अगर हम यहां पर हैं, हम ऑब्जर्वर यहां पर हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि अगर बहुत छोटे टर्म्स में बात करूं, तो अगर ये 20 मीटर है, ठीक, तो ये हो सकता है कि 100 मीटर के करीब है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा अज्यूम करते हैं हम। ठीक है, अब एग्जैक्ट तुम बोल मत देना मेरे को कि भैया आपने तो 20-100 मीटर बताया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर हाँ, अगर ये जो डिस्टेंस है वर्सेस ये जो डिस्टेंस है, इसमें फ़र्क है। ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, जब सन हमारे सर के ऊपर होता है तो हमसे पास होता है। ठीक है, लेकिन जब सन होराइजन पर, मतलब सन जो है जब होराइजन के पास होता है, यानी कि जब सन राइज हो रहा होता है, या फिर सिमिलरली यहाँ पर जो है सन सेट हो रहा होता है, ठीक है, उस केस में सन जो है हमसे काफ़ी दूर होता है। ठीक, अब देखो होता क्या है, हमने क्या बात की थी कि आपका जो ब्लू कलर है वो बड़ी ही आसानी से स्कैटर हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो यार जब सन यहाँ पर होता है ना, तो
तो जब यहाँ से सारी लाइट रेज आ रही होती हैं, है ना, यहाँ से जब सारी लाइट रेज आ रही होती हैं, तो मेजॉरिटी जो कलर्स है ना वो रास्ते में ही स्कैटर हो जाते हैं, रास्ते में ही ढेर हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है। अगर मैं सिर्फ ब्लू कलर की भी बात करता हूँ, हम सोचेंगे ना कि भैया ब्लू वो क्यों नहीं दिखता, फिर हमको ऐसा क्यों नहीं दिखता, है ना। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि भाई जब सन राइज हो रहा होता है फिर सन सेट हो रहा होता है, उस केस में क्या होता है कि जो आपके सारे कलर्स आ रहे होते हैं ना, जो आपके सारे जो है वो कलर्स आ रहे होते हैं, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें तो स्कैटर हो जाती हैं, क्योंकि भाई एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं, उनकी वेवलेंथ कम होती है, उसके कारण वो स्कैटर हो जाते हैं। अगर मैं ब्लू कलर की भी बात करता हूँ तो ब्लू जो है वो भी स्कैटर हो जाता है, रास्ते में आते आते ही वो स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। हमारे आंखों तक जो है ना सिर्फ रेड कलर पहुंच पाता है, क्योंकि वही है एक कलर जो कि सबसे कम स्कैटर हो रहा है। ठीक है, तुम सोचो कि एक रेस चल रही है ना, एक रेस में एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, एक प्लेयर गिर गया, एक प्लेयर को कुछ दिक्कत आ गई पैर में, ठीक है, तो जीतेगा कौन? वही प्लेयर जो कि सबसे स्ट्रांग है, जो कि सबसे तेज भाग रहा है। सिमिलरली रेड के केस में भी मतलब इस केस में भी वही होता है। रेड कलर जो है वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल से टकराने के बाद भी स्कैटर नहीं होता है। ठीक है, तो वो सबसे तुम मानो कि स्ट्रांग कलर है। ठीक है, इसलिए हमारी आंखों तक वो पहुंचता है और इसलिए हमको सिर्फ सन जो है वो रेड दिख रहा होता है, क्योंकि होता ही है ना कि ये बहुत दूर है, ये जो है ना ये बहुत दूर है, तो इतनी दूर का डिस्टेंस ट्रैवल करते करते ब्लू कलर भी जो है ना वो भी स्कैटर हो जाता है, पूरा फैल जाता है, तो वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक, लेकिन जब मैं बात करता हूँ दोपहर की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यार आपका बहुत ही लेस ब्लू स्कैटर होता है। क्यों लेस ब्लू स्कैटर होता है? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है काफी कम है, तो हमारी आंखों तक जो है वो सारे कलर जो है वो पहुंच पा रहे होते हैं, इसलिए हमको पूरा व्हाइट टाइप दिखता है सन, है ना, हम देख ही नहीं पाते सन को, इतना ब्राइट चमकता है वो। समझ गए बात को? बहुत सही। ठीक, तो जब सनराइज और सनसेट, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द रेज हैव टू ट्रैवल अ लार्जर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द होराइजन। ठीक है, ये बहुत दूर होते हैं हमसे। ठीक, therefore light other than red is mostly scattered away. Most of the red light which is the least scattered enters our eyes. रेड ऐसा नहीं है कि रेड बिल्कुल स्कैटर नहीं होती है, बहुत ही कम स्कैटर होती है। ठीक है, तो वो कम स्कैटर हुई है तो हमारी आंखों तक भी वही पहुंच पाती है। ठीक, बहुत सही, है ना, बहुत ही बढ़िया, है ना। Hence the sun and the sky appear red. इसलिए हमें सन और स्काई पूरा रेड अपीयर होते हुए दिखता है। लेकिन जब हम दोपहर की बात करते हैं तो मैक्सिमम सारे ही कलर्स हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए हमको व्हाइट दिख रहा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, है ना। apparent position of stars is same like your apparent position of sun, है ना। भाई हमने क्या देखा था कि सन एक्चुअली हमको 2 मिनट पहले दिखने लगता है ना, और 2 मिनट बाद तक भी दिखते रहता है। स्टार्स का भी कुछ कुछ वैसा ही है, इसमें 2 मिनट वाला कोई खेल नहीं है। पर देखो क्या होता है, मान लो कि आपका स्टार यहाँ पर है, ठीक है, अब यहाँ से ये लाइट आई 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 आई, देखो एटमॉस्फेयर अगर नहीं है उसके पहले देखो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, लेकिन यहाँ से जैसे ही आपका एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, लाइट हो गई आपकी बेंड, ये देखो बेंड हो गई, फिर एक और एटमॉस्फेयर की लेयर है, फिर से बेंड हो गई, फिर एक और एटमॉस्फेयर की लेयर है, फिर से बेंड हो गई, फिर एक और एटमॉस्फेयर की लेयर है, फिर से बेंड हो गई। ठीक है, तो ये जो लाइट ऐसी आ रही थी वो बेंड होते 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 हमारी आंखों तक कुछ इस तरीके से पहुंची। अब मैंने क्या बताया, हमारे लिए क्या असली है, जो हमारी आंखों में एंटर कर रहा है वो हमारे लिए असली है, तो उसी को जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो स्टार कुछ तो भी हमको यहां पर दिखेगा। तो एक्चुअल में जो स्टार यहां पर था वो हमको दिख रहा है यहां पर, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बार बार बेंड किया बेंड किया बेंड किया बेंड किया, फाइनली जो हमारी आंखों में पहुंचा है हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे और हमको स्टार जो है वो यहां पर दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज द एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। बहुत सही। और फाइनल टॉपिक जो है हमारा वो आता है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी आपका किस फिनोमेना पर बेस्ड है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर। किस पर बेस्ड है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर। ठीक है, बहुत सही। देखो, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth। देखो, मैंने क्या तुमको बताया था? मैंने तुमको ये बताया था कि भैया जब आपका स्टार जो है, आपकी स्टार लाइट जो है वो आ रही होती है तो वो बीच में एटमॉस्फेयर के कारण, एटमॉस्फेरिक लेयर्स के कारण बार बार रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो अगर कोई स्टार आपका बहुत दूर है और अगर बहुत दूर से लाइट आ रही है, तो तुम सोचो कि अगर बहुत दूर से आ रही है तो बहुत ज़्यादा लाइट तो आ नहीं रही होगी, है कि नहीं? अगर बहुत ही ज़्यादा दूर से लाइट आ रही है तो बहुत ज़्यादा लाइट तो आ नहीं रही होगी। अब लाइट ही बहुत कम आ रही है। अब जब लाइट ही बहुत कम आ रही है, जैसे ही वो इस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वो बार बार स्कैटर होती है। ये देखो, ये तुम गिचड़ पुचड़ देख सकते हो पूरा, ये बार बार स्कैटर हो रही है, स्कैटर 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 हो रही है। ठीक है, अब बहुत दूर से आ रही है तो लाइट कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, तो कभी लाइट इधर से एंटर करी हमारी आंख में, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से। मतलब बेसिकली ऐसा हो रहा है
कि लाइट जो है वो बार बार इस एटमॉस्फेरिक लेयर के कारण बार बार जो है वो फ्लिकर हो रही है। अब भाई एटमॉस्फेयर की लेयर ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ऐसी सॉलिड होती है, वो तो लेयर है, वो तो हवा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब हवा है तो ऐसे ऐसे हिलती भी रहेगी, ठीक है, बहुत सही है कि नहीं। तो बार बार क्या होता है कि वो ऐसे ऐसे हमारे आंख, मतलब होता क्या है कि जो लाइट रे एंटर हो रही होती है ना, उसको कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि बस ऐसी आ रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो बार बार हमको वो अलग अलग जगह पर दिखता है, इसलिए स्टार जो है ट्विंकल करता है, ठीक है। इसका कारण तुमको एक ही याद रखना है बस, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि अगर कोई स्टार बहुत दूर होता है तो बहुत ज्यादा पाथ ट्रैवल करता है, और लॉन्ग पाथ इज इक्वल टू मोर ट्विंकल, क्योंकि इतनी दूर से वो आ रहा है, जब लाइट आ रही है तो क्या होता है कि जब वो एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो बार बार रिफ्रैक्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है कि बार बार लाइट ऐसे हमको फ्लिकर करते हुए दिखती है, मतलब स्टार्स हमको ऐसा फ्लिकर करते हुए दिखता है, क्योंकि वो बार बार रिफ्रैक्ट होती है और बार बार रिफ्रैक्ट हो रही होती है और बहुत दूर से लाइट आ रही होती है, उस कारण हमको वो ट्विंकल करते हुए दिखता है। वही अगर तुम देखते हो कोई अगर स्टार पास में है तो देखो शॉर्ट पाथ इज इक्वल टू लेस ट्विंकल, कोई स्टार अगर पास में होता है ना तो वो हमको कम ट्विंकल करता हुआ दिखता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि बहुत ही पास से लाइट आ रही होती है तो ज्यादा लाइट आ रही होती है, और ऊपर से वो अगर थोड़ी बहुत रिफ्रैक्ट भी हो जाती है तो भी कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइट अमाउंट एम्पल अमाउंट में आ रही होती है, ठीक है, बहुत सही। वही अगर मैं बात करता हूँ किसी दूर के स्टार की, तो पहली लाइट कम आ रही है, ऊपर से उसको भी हम लोग रिफ्रैक्ट करवा रहे हैं, तो बार बार वो रिफ्रैक्ट होती है और हमको अलग अलग जगह पर वैसे ट्विंकल करते हुए दिखता है, ठीक है। तो लॉन्ग पाथ इज इक्वल टू मोर ट्विंकल, शॉर्ट पाथ में लेस ट्विंकल होता है, ठीक, बहुत बड़ी। वही आपके जो प्लैनेट्स है वो ट्विंकल नहीं करते हैं, प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करते हैं। देखो कारण ही ये प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमसे मतलब हमारे काफी करीब होते हैं, ठीक है। स्टार से तो पहली बात बहुत दूर होते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट से लाइट आ रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट से जो लाइट आ रही होती है, उस केस में अगर थोड़ी बहुत रिफ्रैक्ट हो भी जाती है तो भी बाकी पूरा प्लैनेट हमको दिख रहा होता है। लेकिन जब मैं स्टार की बात करता हूँ ना, तो पहले ही बहुत ही, एक तो बहुत दूर होते हैं, तो ऐसी पॉइंट सोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है ना, ऐसा लगता है। अब वो बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, पॉइंट सोर्स से आ रही है, थोड़ी बहुत भी रिफ्रैक्ट अगर हो रही है ट्विंकल, मतलब थोड़ी बहुत भी अगर रिफ्रैक्शन के कारण जो इधर उधर हो रही है तो वो हमको ट्विंकल करता हुआ दिखता है। वही अगर इसमें थोड़ी बहुत भी लाइट इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लैनेट्स हमसे करीब होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो यार हम लोग मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी करें। With that being said, I hope all of you enjoyed this session. Jai Hind, Vande Mataram, enjoy करो. We will meet in the next one. Till then, goodbye.